Hello everyone, this is Shruti, your mentor for DSSB PGT Commerce एग्ज़ाम। लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का जो नेचर है उसका क्या मतलब है। जो काफ़ी सारे ऑथर्स थे, उनमें से कुछ ऑथर्स ने बोला कि मैनेजमेंट एक साइंस है, कुछ ऑथर्स ने बोला मैनेजमेंट एक आर्ट है, और कुछ ने बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर मैनेजमेंट है क्या, इन तीनों में से या फिर तीनों ही है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मैनेजमेंट इन तीनों में से क्या है और क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस के रूप में कैसे देखा जा सकता है। जैसे कि आप मानते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस है एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें जो कि किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है और किस पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, इसका मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल चीज़ें करके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लीजिए न्यूटन का कोई लॉ है, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई बॉल हवा में उछालते हैं तो वो बॉल नीचे आएगी ही आएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक लोकेशन पर, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो बॉल नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन आप मुंबई में हैं तो वो ऊपर की ऊपर रह जाएगी। ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक एक लॉ था, जिसमें क्या था कि जो भी चीज़ हम आसमान की तरफ उछालेंगे वो ज़मीन पर आएगी ही आएगी। तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इन द होल वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में वो एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो एप्लीकेबल हो सकती है और कहीं पर वो एप्लीकेबल ना हो। तो अब इसको अगर हम मैनेजमेंट से रिलेट करें तो क्या निकल के आता है सामने कंक्लूजन। मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यस है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो एक प्रोसेस से की जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, और उसके लिए नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं, लेकिन क्या जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं? आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, मेन चीज़ ये है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही डिराइव्ड हुए हैं। वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से, नॉर्मल कोई टास्क कंप्लीट करके भी डिराइव हुए हैं। तो ये जो लाइन है ये पार्शियली ट्रू है, मतलब कि ये जो फीचर है ये पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, और पार्शियली ये कुछ सिचुएशंस में रॉन्ग भी है। तो ये एक्सेप्शन में भी आता है। अब एक्सेप्शंस में क्या चीज़ें आती हैं जो नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड। अब जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, वैलिडिटी है, उसमें क्या बताया मैंने, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह, इन एवरी सिचुएशन। लेकिन मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल क्या हर जगह आप लगा सकते हैं? मान लीजिए एक कोई भी प्रिंसिपल है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक प्रिंसिपल है आपका, तो एक ही प्रिंसिपल से क्या आप सारे काम कर सकते हैं? एक ही प्रिंसिपल से आप हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हर चीज़ को मैनेज करने के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी चाहिए, हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो एक चीज़ से तो काम नहीं होगा। इसी तरह से ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये फीचर जो है साइंस का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब कि कुछ ने कहा है ऑथर्स ने कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब आर्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी मतलब ये भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन इसमें हमें स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लेवल पर चाहिए। स्किल्स, मान लीजिए आर्ट किसी भी काम को करने की जो हमारे अंदर कला है, स्किल है, वो होती है हमारी आर्ट। तो उसके लिए स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये तो प्रेजेंट है,
मैनेजमेंट में, जो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। अब आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट में? बिल्कुल है। जैसे आर्ट को डील करने के लिए स्किल्स और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, इसी तरह मैनेजमेंट के भी तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको स्किल्स होनी ज़रूरी है। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कोई भी टास्क दे दिया गया, उसको कंप्लीट करना है, बट अगर आपके पास उसके बारे में कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी या आपके अंदर इतनी स्किल्स नहीं होंगी कि उसे डील कैसे करना है, क्रिएटिव नहीं होंगे आप, तो क्या आप उस काम को कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये भी मैनेजमेंट का फीचर है। फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये भी एक मैनेजमेंट का फीचर है। कैसे? जैसे अभी मैंने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बताया, उसमें मैंने क्रिएटिविटी उसी में इंक्लूड कर दिया था। तो इसी तरह से कोई भी काम आपको दिया जाए, उसको आप क्रिएटिव तरीके से करेंगे तभी तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो जो आर्ट के तीनों फीचर्स हैं, ये तीनों ही मैनेजमेंट के अंदर हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और मैनेजमेंट एक साइंस भी थी। क्यों? क्योंकि उसके भी कुछ फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट से रिलेट करते थे और कुछ एक्सेप्शंस भी थे। और आर्ट के सारे ही फीचर्स मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। फिर आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? जैसा हमने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जब हमने बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में डिफरेंस पढ़ा था, तब हमने देखा था प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन में होता है कि एक एक्सपर्ट होना किसी फील्ड में। जैसे हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था, तो डॉक्टर के एग्जाम्पल में क्या है, जिसमें उसने पूरी डिग्री ली हुई है उस चीज़ की, वो इतना एक्सपर्ट है उस चीज़ में जिसके लिए उसने पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसको वो डिग्री मिली है, एक्सपर्टीज सर्टिफिकेट उसको मिला है कि अब वो ये काम एज अ प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। तो वो था हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन के कौन कौन से फीचर्स मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज सब में क्यों है? क्योंकि साइंस में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आर्ट्स में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और प्रोफेशन में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये तो तीनों में है ही, ये तो मैनेजमेंट का फीचर है ही। फिर आता है इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है, देखिए जैसे एक डॉक्टर है, एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए उसका नाम है राम, उसने MBBS की पढ़ाई की और वो डॉक्टर बन गया, तो क्या उसकी जो डिग्री है, उसकी जो जगह है, वो कोई और यूज कर सकता है? क्या उसमें कोई और एंटर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो गई किसी और की। तो मतलब जिस बंदे ने वो डिग्री हासिल की है, उस डिग्री को लिया है, वो ही उस काम को कर सकता है, उस प्रोफेशन को शुरू कर सकता है। तो अगर हम इसे मैनेजमेंट से रिलेट करें तो क्या निकल के आएगा सामने? मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं होती क्वालिफिकेशन की, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो फीचर है ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कोई भी मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म कर सकता है, बट प्रोफेशन में वही इंसान परफॉर्म करेगा, वही इंसान अपना प्रोफेशन स्टार्ट करेगा जिसमें उसकी स्किल्स इंक्लूड होती होंगी, उसका एक्सपर्टीज सर्टिफिकेट इंक्लूड होता होगा। अब आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब देखिए प्रोफेशंस के लिए, सारे प्रोफेशंस जो हैं उनके लिए कुछ स्पेशल एसोसिएशंस एस्टेब्लिश की जाती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, जिसमें आपके प्रोफेशन, मान लीजिए जैसे डॉक्टर का ही हमने एग्जांपल लिया है, तो जो डॉक्टर है वो ऐसे ही तो डॉक्टर नहीं बन गया, उसको एसोसिएशन के द्वारा अप्रूव किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है उसकी एजुकेशन का, तभी तो वो डॉक्टर बना है। तो क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन की प्रेजेंस मैनेजमेंट में होना ज़रूरी है? नॉट नेसेसरी। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि मैनेजमेंट में कोई अप्रूव ही करे कि भाई ये ही इंसान मैनेज करेगा, ये नहीं करेगा। अब आपके घर में है मान लीजिए, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा बाहर के काम आपकी मदर कर लेती होंगी, तो कोई फिक्स तो नहीं है ना कि ये चीज़ आपके फादर ने ही करनी है और ये चीज़ आपकी मदर ने ही करनी है और ये चीज़ आपने ही करनी है। कोई कुछ भी काम कर सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। अभी एथिकल कोड्स होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोफेशन में देखें, डॉक्टर के प्रोफेशन में भी देखें, तो सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता था, अभी भी होता है। मतलब
कि रूल्स होते हैं कुछ, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर को परफॉर्म करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी करता रहे। मतलब एक ऑपरेशन भी अगर करना होता है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, पहले वो पूरी की जाती हैं, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू वो किया जाता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ये फीचर है? नहीं। मैनेजमेंट में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि यही करना और यही नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट रिजिड होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट में जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और इसीलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल को आप लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें से बेसिकली आपका यही क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई एक नाम दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया गया मार्केटिंग मैनेजर। अब आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, तो वो मिडिल लेवल में आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि किस लेवल पर कौन सी मैनेजमेंट होती है और कौन कौन उस मैनेजमेंट के अंडर होता है। जैसे कि अब देखिए आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें आते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इसी तरह से आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट और डिविजनल हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सब आपके इसमें आते हैं। और आपके लोअर लेवल पर कौन आते हैं? वर्कर्स और जो छोटे लेवल पर थोड़े ऑफिसर्स होते हैं वो, जैसे सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क और सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सब आते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, यानी सुपरवाइजरी लेवल पे, जो कि किसी और को आगे वाले लेवल को सुपरवाइज कर रहे हैं। उसके नीचे भी एक लेवल होता है, जस्ट उस लेवल पर ही होते हैं आपके वर्कर्स, जो थोड़ा सा पियोन टाइप जैसे होता है ना, वर्कर्स के अंदर पियोन आ गए आपके और ये सब आ गए, वो सब आपके आते हैं वर्कर लेवल पर। तो ये थे मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से डिटेल में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और अभी जस्ट एक ब्रीफ में ये आपको बताया गया, आगे आगे पूरे इनके ऊपर यूनिट्स बनी हुई हैं, पूरी बुक्स बनी हुई हैं इनके ऊपर। तो देख लेते हैं अभी ब्रीफ में। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। इन 5 फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। जैसे आपने पूरा प्रोसेस देखा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कि फ्यूचर के बारे में कोई चीज़ अभी से सोचकर, कोई स्केड्यूल बनाकर अभी से अपने काम को प्रोसेस में लाना, वो होता है प्लानिंग। जैसे कि आप खुद देखिए, अगर आप अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अभी इसी पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने कुछ तो प्लान किया है ना, कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये बुक देखनी है, इस दिन ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो ये क्या चीज़ है? ये आपकी पूरी क्या है? प्लानिंग है, कि आप तब तक के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस वे में आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो एक कंपनी को कंप्लीट करना होता है, और उस टास्क को छोटे छोटे यूनिट्स में सब डिवाइडेड कर दिया जाता है। मतलब कि एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको मान लीजिए 5 या 6 यूनिट्स में बांट दिया। एक यूनिट किसी एक इंसान को दे दी, दूसरी यूनिट किसी दूसरे को, तीसरी किसी तीसरे को, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, कि वो किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम दिया जाएगा, सेल्स वाले को सेल्स का काम दिया जाएगा, एचआरएम वाले को ह्यूमन रिसोर्स और पीपल, लोगों को मैनेज करने का काम दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, कि किस चीज़ में वो कैपेबल हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? स्टाफिंग के अंदर लोगों को हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है उनका, और अपॉइंटमेंट दिया जाता है।
फिर उनको ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं कि अब ये काम आपको करना और ये काम आपको करना है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का पार्ट भी है, ट्रेनिंग भी इसी में दी जाती है। ट्रेनिंग जो जैसे कोई भी न्यू एम्प्लॉई आया है आपकी कंपनी में काम करने के लिए, तो उसको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तो वो भी आपका इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आता है गाइड करना। डायरेक्टर होता है एक, वो गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। मतलब अ काइंड ऑफ हेड, मतलब एक डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है वो, और फिर वो उन सबको इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है या सुपरवाइज करता है। और मोटिवेशन भी इसी का एक पार्ट है, मोटिवेट भी करता है। फिर आता है आपका लास्ट कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, जब हमने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब हो गया, अब एंड रिजल्ट जो है वो क्या है, मतलब हमने जो स्टैंडर्ड हमारा इनपुट क्या था, मतलब हमने स्टैंडर्ड हमने कितना रखा था कि इतने यूनिट्स हमें मिलनी चाहिए, और एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है निकल के, उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए आपने सोचा कि हमें प्रोडक्शन करना है 1000 यूनिट्स का, ठीक है। अब आपने जो एक्चुअल प्रोडक्शन निकल के आया वो आया 900 यूनिट्स का, तो जो ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन होगा तो क्या आएगा, 100 यूनिट्स का डेविएशन आएगा। अब वो डेविएशन क्या है, वो किस वजह से आया है, क्या ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से ये 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हो पाई हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर कंट्रोलिंग के अंदर देखी जाएंगी। और जब रीज़न समझ आ जाएगा तो करेक्टिव मेजर्स उसके लिए लिए जाएंगे कि अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये थे आपके 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये मैनेजमेंट के। तो ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें काफ़ी हद तक आपको मैनेजमेंट के बारे में क्लियर हुआ होगा कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, और मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है, प्रोफेशन क्यों है, और एट लास्ट कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये एग्ज़ाम क्रैक करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू।